जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपने प्रिपरेशन का जो तैयारी का जो दौर है उसमें अपने लेवल को थोड़ा-सा बढ़ाकर चलना है तब ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में जो होने वाला फ़ियर है और प्रेशर है उससे मुक्ति मिलेगी। और अगर आप इस टेक्निक को अपनाएँगे जो मैंने 4 फ़ॉर्मूले आपको बताए थे, जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे अगर आप उसको अपनाते हैं तो आपको ज़रूर अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जर्नी के अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना कंटेंट रेडी किया है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है परसेंट प्रतिशत। परसेंट पर मतलब यानी एक 100 का कितना हिस्सा, 100 के हिस्से के अनुसार हम लोग बात करते हैं, तो वो प्रतिशत के रूप में माना जाता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी अगर किसी कक्षा में होते हैं और हम बोलचाल की भाषा में बात करें अगर, तो हम कहेंगे कि आज इस कक्षा में 10% विद्यार्थी अनुपस्थित है। अनुपस्थित यानी 10% विद्यार्थी कक्षा में नहीं आए हैं। अनुपस्थित 10% विद्यार्थी कक्षा में नहीं आए, यानी कि 100 का 10% कितना होगा? 10। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होंगे? तो हम आधार संख्या हमारी 100 है, 10% अगर अनुपस्थित है, तो सिंपली सीधी-सी बात है 90% विद्यार्थी 90% 100 का कितना होगा? यानी 90 विद्यार्थी हमारी कक्षा में उपस्थित है आज की तारीख में। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि 100 की हमारी कक्षा में आज 10% विद्यार्थी अनुपस्थित है। ये तो कक्षा में बच्चे 100 थे, इस वजह से हमें निकालना बहुत आसानी हुई, तो 100 का कितना भी प्रतिशत निकालना हो, आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मैं गणितीय रूप में आपको समझाना चाहूँ कि 100 का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ 100 का मुझे निकालना है कितना प्रतिशत 15% 100 का निकालना है, तो कैसे निकलेगा दोस्तों? 100 का की जगह आएगा गुणा का चिन्ह और 15 100 का 15% निकालना है और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, तो नीचे लगेगा 100। 100 से 100 हो गया कैंसल, आंसर आया हमारे पास में 15, यानी 100 का 15% होता है 15। जैसे कि इसी प्रकार 100 का अगर मैं निकालना चाहूँ 25%, तो 100 का 25% होता है दोस्तों 100 का गुणा करूँगा मैं 25 से, उसके बाद में हो जाएगा 100 का भाग, 100 का भाग लगेगा 100 से 100 कैंसल, तो उत्तर आएगा हमारे पास में 25। तो आपने देखा क्योंकि हमारा आधार जो संख्या है वो 100 है, तो उसका कितना भी प्रतिशत निकालो वो उसी संख्या को प्रदर्शित करेगा, यानी 100 का 15% 15 होगा, 100 का 25% 25 होगा, 100 का 50% 50 होगा और 100 का 70% 70 होगा। ये आंकड़ा निकालना इसलिए आसान है क्योंकि हमने आधार संख्या 100 को लिया है। अगर मैं आधार संख्या को परिवर्तित कर देता हूँ अपने हिसाब से, अगर मैं आधार संख्या लेता हूँ 150, तो अब इसका प्रतिशत निकालते हैं। सबसे पहले 150 का 10% निकालना चाहें तो 150 का गुणा होगा 150 इंटू 10, भाग हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर जीरो से जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 150 का 10% होगा 15। इसी प्रकार अगर 150 का मैं 30% निकालना चाहता हूँ तो 150 का 30% कितना हो जाएगा दोस्तों? सेम वही तरीका, 150 का की जगह गुणा 30 भाग लगेगा 100, प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, तो यानी 150 का 30% जो होता है 45। ऐसे हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 निकाला, 150 निकाला, अब मैं निकालने जाता हूँ, सपोज कीजिए मैं निकालता हूँ 750 का कितना प्रतिशत? 15, 20, 20% 750 50 का अगर मुझे निकालना होगा, तो कैसे निकालूँगा? 750 गुणा 20 और भाग आ जाएगा 100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 75 का गुणा होगा 2 से, तो आंसर हमारे पास में आएगा 150। 75 का 20% होता है 150। ये बेसिक वाला बेसिक तरीका है, बेसिक प्रतिशत पढ़ते ही आपको सबसे पहले ये तो आना ही चाहिए कि ये किसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लेवल थोड़ा-सा अगर मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा-सा अगर मैं एक लेवल ऊपर, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा अगर एक लेवल ऊपर चलते हैं, तो आपको एक चीज़ जाननी होगी, जैसे कि हम लोग प्रतिशत से भिन्न पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिशत से भिन्न। अब ये कैसे निकलता है? 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में यहाँ से भी आ सकता है। जैसे कि 10% की भिन्न होती है 1/10, 20% की 1/5, 25 की 1/4, 50 की 1/2, 75 की 3/4, 80 4/5 और 100% एक पूरा रूप होता है। जैसे कि आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो 1
10 का कितना प्रतिशत है? 10%। बोल चाल में ऐसे बोलते हैं, एक 5 का 20% है, एक 4 का 25% है, और उसी प्रकार एक 2 का 50% है। अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो 50% मतलब कितना होता है? आधा। आधा यानी कि 1/2। 25% मतलब 1/4 यानी कि 1/4। 20% यानी 1/5, यानी कि एक जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है? 20% है दोस्तों। एक 5 का 20% है। उसी प्रकार एक 10 का कितना प्रतिशत है? एक 10 का 10% है। ऐसे लिखना चाहें सब तो एक अगर देखना चाहें, एक 5 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? एक 5 का 20% है। ये भिन्न को लिखने का तरीका होता है। अब अगर हमारे प्रश्न में आता है 10% की वृद्धि होती है, या 20% की वृद्धि होती है, या 50% की वृद्धि होती है, 75% की वृद्धि होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो इसका भी जैसे प्रश्न आपको दिया हुआ है, 10% की वृद्धि भिन्न के रूप में अगर हम करना चाहें, 10% की वृद्धि यानी कि कोई भी वस्तु अगर पहले 100 की है, उसके बाद में कितने की होगी? 10 की। एक 0 से एक 0 कैंसिल, यानी 10 के ऊपर 11। सीधा हमें अगर भिन्न याद है इसकी, तो सीधा हम लिख सकते हैं कि 10 के ऊपर 1 की वृद्धि, आंसर आएगा 11। इसी प्रकार अगर किसी में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि अगर मैं निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो हमें भिन्न याद है, 20% में आधार है 5, 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 6। अगर इसको पुराने स्वरूप में देखना चाहें तो, यानी कि 100 के ऊपर 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा? 100 से 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। अगर आपको भिन्न सीधा याद है, डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% की वृद्धि का मतलब कोई वस्तु अगर प्रारंभ में 100 होगी तो अंत में उसका जो मान होगा वो हो जाएगा 120। इसी प्रकार से हम लोग अगर हम हमें 10% की वैल्यू, 10% का अगर हमें मान पता है, 10% का मान अगर 1/10 है, तो 20% होगा 2/10, 30% होगा 3/10, 40% होगा 4/10, 50% होगा 5/10, और 60% होगा 6/10। इसी प्रकार हम लोग क्रमागत आगे बढ़ते ही जाएंगे गुणन में। अगर 20% का हमें पता है, 20% की भिन्न होती है 1/5, तो 20 के गुणन होते हैं 40, 40% की कितना होगा? इसका डबल, यानी कि 2/5। तो 60% 20 का होता है 3 गुना, तो इसका मान हो जाएगा 3/5। 80% की अगर मैं बात करता हूँ, तो 80% 20 का है 4 गुना, तो 80% की भिन्न हो जाएगी ऊपर 4 नीचे 5। मैंने आपको क्या बताया था? 4, 5 का कितना प्रतिशत है? 4 कॉमा आएगा 5 का कितना है? 80% है। इसको बोलने में ऐसे बोला जाएगा, 4 5 का 80% है। जैसे आपको पता होगा 10 100 का कितना प्रतिशत है? 10 100 का 10% है। इसी प्रकार से बोलने का तरीका होता है कि 4 5 का 80% है, 1 4 का 25% है, 1 2 का 50% है, 3 4 का 75% है दोस्तों। तो आगे जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, कोई वस्तु अगर 100 के मूल्य, शुरुआत में प्रारंभिक मूल्य किसी वस्तु का अगर 100 है, और अगर उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 20% का लाभ का मतलब कोई वस्तु अगर 100 की है तो उसे बेचने में कितनी की हो जाएगी? 120 रुपए की। यानी कि ये प्रारंभिक मतलब क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है और 20 रुपए में बेची जाती, 20 रुपए 20% के लाभ से बेची जाती है, यानी 20% की वृद्धि करके बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है। अब आगे का सिनेरियो ये रहेगा। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है, रवि की आय में 25% की कमी होती है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात करो यदि उसकी प्रारंभिक आय 20,000 थी। अब इसको करने के भी 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से मैं आपके इस प्रश्न को करके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो आपने आज तक पढ़ा है, उस तरीके से अगर मैं प्रश्न को करके बताता हूँ, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है? 20,000। उसमें 25% की कमी होती है। 20,000 का सबसे पहले 25% अगर हम निकालना चाहें, तो 20,000 का 25% कैसे निकालेंगे? 20,000 इंटू 25,
भाग 100। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 25 दूना 50, 50 उसके बाद में 2 0 और यानी कि 5000। 5000 की क्या हुई है, कमी हुई है। पहले 20,000 थी और 20,000 में अगर हम लोग 5000 की कमी करते हैं तो हमारे पास में उत्तर आता है 15,000, यानी कि इसका उत्तर होगा 15,000। ये था एक तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में मैं करवाना जा रहा हूँ आपको दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका इस प्रश्न को करने का ये हो जाएगा, अगर मैं यदि अभी मैंने आपको भिन्न पढ़ाई है तो 20-25% की भिन्न कितनी थी, 1/4, यानी कि 25 चौक 100, यानी कि 1 4 का 25% है। तो कैसे निकालेंगे, 25% की कमी हुई है, यानी प्रारंभ में अगर कोई वस्तु 4 थी, उसमें 1 की कमी पे वो वस्तु हो जाएगी 3 की। प्रारंभ की वैल्यू, प्रारंभ का मान ये है, अंत का मान हमें निकालना है। कैसे होगा दोस्तों, अगर हमें प्रारंभ का मान दिया होता है तो उसमें प्रारंभ के मान में हमारे द्वारा निकाले गए प्रारंभ के मान का भाग लगेगा और हमारे द्वारा ज्ञात किए गए प्रारंभ के अंत के मान से गुणा होगा, तो हमें अंत का मान मिल जाएगा। 4 का भाग लगेगा 20 में 5 बार, 5000 का गुणा होगा 3 से, उत्तर हमारे पास में आया 15,000। पहले भी उत्तर 15,000, अभी भी उत्तर 15,000। एक और तरीका, इसको करने का एक और तरीका है। तीसरे तरीके से अगर मैं आपको करवाना चाहूँ, अगर किसी वस्तु में, किसी रवि की आय में 25% की कमी हो रही है, यानी कि वो प्रारंभ में 100 थी, अब उसमें कमी होने के बाद में वो हो जाएगी 75, यानी कि 20,000 अगर उसकी आय है, 20,000 दिया गया मान भाग में जाएगा और निकालने वाले मान का गुणा होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 का गुणा अगर 2 से, उत्तर आएगा 150, बचे 2 0, 2 0 यहाँ पर लग चुके हैं और उत्तर हमारे पास में आ चुका है 15,000। तो आपने देखा होगा एक ही प्रश्न को करने के 3 तरीके हैं और 3 किसी भी प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग 10% की, अब एक भिन्न को लिखने का तरीका, भिन्न में लिखने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे 10% की वृद्धि, उसको भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, 20% की वृद्धि, वो कैसे लिखा जाएगा, एक बार वृद्धि का लिखाएंगे। 75% की वृद्धि भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। 10% की वृद्धि, 10 में आधार था 10, 10 से कोई वस्तु 11 की हो गई। 20% की वृद्धि यानी कि 5 से वस्तु 6 की हो गई। 75% की वृद्धि यानी 4 से कोई वस्तु 7 की हो गई। प्रारंभ की संख्या, यदि मैं मान के चलता हूँ प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक मान अगर किसी वस्तु का 20,000 है, तो अब मुझे इन तीनों केसेस में 20 का अंतिम मान बताना है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। यानी अगर किसी वस्तु में 10% की वृद्धि होती है, प्रारंभ में उसका मान 20,000 है तो अंत में कितना होगा ये निकालना है, और 20% की अगर वृद्धि होती है तो प्रारंभ का मान दिया हुआ है, अंत का निकालना है, और 75 की वृद्धि हो तो प्रारंभ का दिया है, अंत का निकालना है। कैसे होगा, सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो, प्रारंभ का मान दिया है 20,000, हमारे अनुसार प्रारंभ का मान है 10, भाग लगेगा, जो निकालना है उससे गुणा होगा 11, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 दूना 22,000। पहले सिनेरियो में आंसर है 22,000। दूसरा, अगर उसी वस्तु में, अगर उसी प्रारंभिक मान में 20% की वृद्धि होती तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, 20,000 भाग 20,000 भाग 5 गुणा होगा 6 से, 5 चौक 20, 4,000, 4,000 का गुणा होगा 6 से, 4 6 चौक 24,000। अंत में कैसे, तीसरा तीसरा सिनेरियो इसका होगा, 20,000 प्रारंभिक मान है इसका, प्रारंभिक मान की का 4 में भाग लगेगा और 7 से गुणा होगा, चारों पंजे 20, 5,000 का गुणा 7 से, सातों पंजा 35,000 आपका उत्तर हो जाएगा। तीनों सिनेरियो में हमारे पास में उत्तर अलग अलग आएगा, क्योंकि तीनों सिनेरियो में ही हमारे पास में एक बार 10% की वृद्धि हुई, एक बार 20% की वृद्धि हुई और एक बार 75% की वृद्धि हुई है हमारे पास में। अगर इसी प्रकार से मैं कमी का क्वेश्चन करवाना चाहूँ आपको, तो कमी का कैसे होगा, हम मान के चलते हैं अगर किसी भी वस्तु में, अब अलग तरीके से 50% की कमी, अब 50% की कमी कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, 50% की कमी, 75% की कमी और हमारे पास में आएगी 80% की कमी। 3 कमी हमें निकालनी है, कैसे निकाला जाएगा, 50% में आधार का, आधार वैल्यू थी 2, 2 से हो जाएगा 1, यानी कि कोई चीज अगर शुरुआत में 2 रुपए की थी,
स्टार्टिंग में प्रारंभिक मान अगर उसका 2 था तो अंत में उसका मान 1 होगा। 75% की कमी, 75 का भिन्न थे 3/4, यानी कि किसी चीज अगर प्रारंभ में 4 थी उसमें 3 की कमी से वो चीज हो जाएगी 1 की। 80% मतलब 4/5। अगर कोई वस्तु 5 की थी, 5 से 4 की कमी में वस्तु हो जाएगी 1 की। प्रारंभिक मान में अभी भी वही लेके चलूंगा, 20,000 प्रारंभिक मान है किसी वस्तु का। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक मान 20% है तो पहला सिनेरियो, प्रारंभिक मान 20,000 भाग लगेगा 2 का गुणा होगा 1 से, यानी कि उत्तर आएगा 2 का भाग 20 में लगेगा 10,000 बार, 10,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास में पहले सिनेरियो में। दूसरा सिनेरियो, 20,000 प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान में भाग लगेगा 4 का गुणा होगा 1 से, चारों पंजे 20 यानी कि 5,000। कोई वस्तु अगर पहले 20,000 की थी, प्रारंभिक मान यही रहेगा। कोई वस्तु अगर पहले 20,000 की थी तो बाद में उस वस्तु का मूल्य 5,000 हो जाएगा। इसी के साथ में अगर लास्ट अंत का सिनेरियो अगर मैं देख के चलता हूँ तो 80% की कोई चीज है तो 20,000 भाग लगेगा 5 का गुणा होगा 1 से, तो वस्तु रह जाएगी 5 चौक 20, 4,000 की वस्तु। तो आगे बढ़ते हैं। ये भिन्न को कैसे प्रतिशत में वृद्धि और कमी को लेके बताया मैंने आप लोगों को, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और प्रश्न है हमारे पास में, 2011 में कस्बे की जनसंख्या 12,000 थी। यदि प्रतिवर्ष उसकी जनसंख्या में 20% वृद्धि होती है तो 2012 में उसकी जनसंख्या ज्ञात करो। इसको भी करने के मैं तीन तरीके आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान में 3 तरीके, जितने भी आपको तरीके सीख सकते हैं उसको सीखने में ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रश्न करने में, प्रश्नों को हल करने में नहीं, आपको अपने सीखने में, लर्निंग में जो प्रोसेस होता है उसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे तभी आपको गणित के जितने भी प्रश्न होंगे उनमें सफलता मिलेगी और आप हर प्रश्न को बिना समय गवाए हल कर पाएंगे। जैसे कि 2011 में प्रारंभिक जनसंख्या, अब जैसा मैंने वहां पर समझाया था उसी को अप्लाई करना है। 20% की वृद्धि का मतलब, 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि कोई वस्तु अगर शुरुआत में प्रारंभ में 5 है, उसकी वृद्धि होती है तो 1 की वृद्धि के साथ 6 की होती है। प्रारंभ की वैल्यू है हमारे पास में 12,000, 12,000 में 5 का भाग लगेगा और 6 से गुणा होगा, यानी कि 5 का भाग 12,000 में लगेगा 5 दूना 10, 2 लगा 5 चौक 20, 2400 इंटू 6, 24 पंजे 120, 24 सिंह 144 बचा 2 0, यानी 14,400 अंत में उसका मान, यानी 2012 में जनसंख्या होगी 14,400। दूसरा तरीका, इसको करने का दूसरा तरीका है, किसी कस्बे की जनसंख्या 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई संख्या 100 से कितनी होगी 120। ये प्रारंभ का मान है, ये अंत का मान है, यही निकालना है। तो 12,000 में यदि हम 100 का भाग लगाएंगे और 120 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में अंत की जनसंख्या आ जाएगी, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 का गुणा 12 से कितना होगा 144 बचा 2 0, 14,400। यहाँ पे आंसर 14,400 है। अंत में सबसे पुराना तरीका जो आप आज तक सीखते आए हैं उस तरीके से अगर मैं करवाना चाहूँ तो 12,000 में वृद्धि कितनी की हुई 20 की, तो हमें 12,000 का कितना निकालना है 20% निकालना है दोस्तों। 12,000 का 20% निकालने के लिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 12,000 का गुणा होगा 20 से, 12,000 गुणा 20 भाग होगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2400 हमारे पास में 12,000 का 20% हो गया। अब इन 2400 की वृद्धि हुई है, पहले जनसंख्या थी 12,000, वृद्धि होती है 2400 की, तो 12,000 प्लस 2400 हमारे पास में उत्तर होता है 14,400। अगर कोई पूछे वृद्धि कितने की वृद्धि हुई 2400 की, अंतिम वैल्यू, अंतिम मान उसका कितना हुआ 14,400। इसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना तरीका आगे भी मैं आपके लेवल को और बढ़ाता जाऊंगा। जैसे एक और, अब आपको उसके साथ साथ में ये भी भिन्नों की संख्या याद होनी चाहिए, वो तो याद होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ में ये अगर आपको याद होता है तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आते हैं कि अगर किसी की वर्तमान आयु में, वर्तमान प्रारंभिक आय में कितने की वृद्धि, एक मिनट, अगर किसी वस्तु की वर्तमान
मूल्य में 33.33% की वृद्धि होती है, तो इसे आपको हल करने के लिए इसके भिन्न को याद होना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेके चलते हैं, अगर हमारे पास में एक प्रश्न है, प्रारंभिक मान अगर मैं उसका मान प्रारंभिक आय मानकर चलता हूँ, प्रारंभिक आय अगर किसी वस्तु की 30,000 है और उसकी में वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है 33.33% की, तो अंतिम आय ज्ञात करो। ये करने के लिए हमें भिन्न वाला तरीका लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना आंसर नहीं आ पाएगा। अंतिम आय कितनी हो जाएगी, अभी निकाल कर देते हैं। कैसे होगा, 33.33% की भिन्न मैंने आपको बताया है दोस्तों 1/3। क्या हुई है, वृद्धि, यानी कि 3 से कोई संख्या हो रही है 4, यानी कि प्रारंभ का मान हमारे पास में 30,000 है, प्रारंभ के मान का लगेगा भाग, अंतिम मान से होगा गुणा, 3 का भाग लगेगा 30,000 में 10,000 बार, 10,000 का गुणा होगा 4 से, यानी कि उत्तर आएगा हमारे पास में 40,000। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ में अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की प्रारंभिक आय थी, प्रारंभिक आय अगर किसी व्यक्ति की है हमारे पास में 63,000 और उसकी आय में वृद्धि होती है 14.28% की वृद्धि अगर होती है, तो उसकी अंतिम आय ज्ञात करो। इसको करने के लिए अंतिम आय ज्ञात करने के लिए 14.28 का भिन्न होता है हमारे पास में 1/7, यानी कि अगर कोई वस्तु प्रारंभ में 7 की है और उसमें 1 की अगर कमी होगी, वृद्धि होगी, तो 7 में 1 की वृद्धि होगा 8, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की प्रारंभिक आय 63,000 है, हमारे द्वारा लिया गया मान 7, हमारे द्वारा लिया गया मान 8 से गुना करेंगे, 7 नम 63, 9,000, 9,000 का गुणा होगा 8 से, 9 अट्ठे 72,000 उसकी अंतिम आय हो जाएगी दोस्तों। अंतिम आय कितनी हो जाएगी, 72,000। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें भिन्न को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न इस प्रकार के प्रतिशत भिन्न हमें सरलीकरण करके एक टॉपिक है, सरलीकरण है, आपके सिलेबस में है, उसमें भी इस प्रकार के प्रतिशत दे दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन मॉडल्स कर रह जाते हैं, क्योंकि अगर 14.28% का अगर आपको भिन्न नहीं पता है, तो आप सरलीकरण जैसे आसान प्रश्न भी हल नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए कुछ कुछ जैसे 33.33% है, 66.66%, 8.33%, इनका याद होना चाहिए। 33.33 होता है 1/3, 66.66 होता है 2/3, 8.33 होता है 1/12 और 12.5% होता है दोस्तों 1/8। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से लेवल को बढ़ाते हुए। अगर आपको और भी प्रतिशत से भिन्न भिन्न से प्रतिशत चाहिए तो ये रहा एक और प्रश्न, जैसे हम लोग देखते हैं, भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में प्रतिशत से भिन्न मैंने आपको बढ़ा दिया। अब अगर यदि हम निकालना चाहें भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत अगर हम निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1/2 भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में हल करने के लिए वहां पर हम भाग कर रहे थे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे किससे, आधार संख्या है हमारे पास 100, यानी कि अगर 1/2 का भिन्न निकालना चाहें, 1/2 भिन्न में प्रतिशत के रूप में कितनी है, तो 100 से गुणा किया, 2 का भाग 100 में 50 बार, यानी कि 1/2 है 50% के बराबर। इसी प्रकार से अगर 1/3 निकालना चाहूँ, 100 का गुणा किया, अगर आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 33.3, भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 33.33%। ऐसे ही 1/4 अगर गुणा करेंगे 100 का, तो आंसर आएगा हमारे पास में 25%। ये भिन्न से प्रतिशत में आपको परिवर्तित करना सिखा दिया और प्रतिशत से भिन्न भी आपको परिवर्तित करना आ चुका है। कैसे करना है ये आपको बता चुका हूँ मैं। अब आगे अगर मैं देखता हूँ 1/5, 1/5 को गुणा करूंगा 100 से तो कितना होता है, 120%। ऐसा ही आपको कुछ याद भी होना चाहिए, कैसे, कहाँ तक बता देता हूँ मैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 100% के। 1/2 होगा दोस्तों 50% के बराबर। 1/3 होता है दोस्तों 33.33% के बराबर।
और 1/4 होता है 25% के बराबर। 1/5 होता है 20% के बराबर। 1/6 होता है 16.66% के बराबर। 1/7 होता है 14.28% के बराबर। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 इज इक्वल टू 11.11% 1/10 10%। और 1/11 अंत में आएगा। 1/11 होगा 9.09%। और 1/12 जो कि होगा हमारे पास में 8.33%। इतना याद करना बहुत ही आसान है। एक तो है 100%, 1/2 आधा होता है 50%, 1/3 33.33%, 1/4 1/5। यहाँ तक याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। रही बात इनकी 1, 2, 3, और ये 3 याद करने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, पर थोड़ा सा जैसे जैसे आंखों के सामने आएगा याद होता जाएगा। और 1/9 और 1/11 देखने में सिमिलर है। इसमें अगर भाग 9 का लग रहा है तो प्रतिशत में 11 आएगा, और भाग 11 का लग रहा है तो प्रतिशत में 9 आता है। उसके बाद में बचा 10% तो पता ही होगा, और 1/12। यानी कि याद करने का एफर्ट ये 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 और 5 भिन्न आपको याद करनी है। उसी में आपको अपना प्रयास और अपना थोड़ा सा जो मस्तिष्क है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को याद करने में तकलीफ होगी। दोस्तों, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है अभी भी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस पुराने वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि तैयारी में कहाँ पर कमी आ रही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर आगे मिलता हूँ मैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिशत से जो संबंधित सवाल होंगे उनको हल करेंगे। कितने तरीकों से हल कर सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी अपनी राय कमेंट में अपनी राय देनी है, या फिर मेरे प्रश्नों का जो स्तर है उसको और बढ़वाना है। आज लेवल 1 था, लेवल 2 का स्टार्ट था। कल से मैं लेवल को और बढ़ाऊंगा। कम से कम 5 लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा आपको। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और जितना भी अगली कक्षा को लेने से पहले इस कक्षा को कम से कम एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है। तभी आपको अगली कक्षा समझ में आएगी। क्योंकि अगली कक्षा में आज तो मैंने बेसिक आपका तैयार किया था। अगली कक्षा में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाऊंगा अगली कक्षा में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में।